प्यार। अब ये जो चीज है ना प्यार, इसकी दरकार हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि उसको जिंदगी में एक ना एक बार सच्चा प्यार हो और कोई ऐसा हमदर्द उसको मिले, एक ऐसा साथी उसको मिले जो हमेशा उसका यहाँ पे साथ दे। लेकिन क्या हो अगर आपसे कोई यहाँ पर प्यार ऐसा कर बैठे, कोई ऐसा शख्स आपसे प्यार कर बैठे जिसका वजूद जो हो वो इस दुनिया में हो ही ना, और आप अगर उसे अपने पास से दूर करना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करे। अब अगर ऐसा कोई साथी हो जो जिंदा ना हो लेकिन वो आपके साथ रहे, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो आज की कहानी जो है ये एक ऐसे ही सीधे साधे लड़के के बारे में है जिसका एनकाउंटर यहाँ पे एक ऐसी चुड़ैल से हो गया जो उससे अनजाने में बंध गई। अब वो उससे बंध तो गई और इसी के साथ साथ जब बात शादी की आई तब उस चुड़ैल ने अपनी असलियत उस लड़के के सामने बयां करी, और जिसने भी उन दोनों को अलग करने की जुर्रत करी वो सिर्फ और सिर्फ मौत के घाट ही उतरा। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। कहानी है हरमन की। हरमन एक आईटी सेक्टर में जॉब करने वाला लड़का जो यहाँ पे नोएडा में जॉब करा करता था और बहुत ही अच्छी खासी वो जिंदगी यहाँ पर बिता रहा था। एक बार उसको अपने गांव में जाना पड़ा था। बेसिकली उसके जो दादाजी थे उनका यहाँ पे श्राद्ध था, तो इसलिए पूरा का पूरा परिवार जो था वो वहाँ पे चला गया। अब उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने तो कहा कि भाई देखो हमारा एंसेस्ट्रल होम है तो हम लोग तो यहीं पे रुकेंगे ही। ऑन द अदर हैंड जो इधर हरमन था उसको नेक्स्ट डे यहाँ पर ड्यूटी पर जाना ही था। तो हरमन ने कहा देखो मैं अपनी कार लेकर जा रहा हूँ और आप लोगों को रुकना है तो आप लोग रुक जाओ। उन्होंने कहा हाँ हम लोग रुकेंगे। वो लोग वहां पर रुक गए। हरमन रात के वक्त में निकल पड़ा। अब वो रास्ता जो था वो ऐसा नहीं कि हॉन्टेड हो या फिर उसके बारे में कोई किस्से फेमस हो, बहुत बार वो उस रास्तों से आया जाया करता था, सब कुछ सही था। जब वो उस रास्ते से आ रहा था, आते टाइम पर उसकी अचानक से यहाँ पे तबीयत सी थोड़ी खराब हुई। उसको लगा कि शायद मुझे फीवर है, और एक दो दिन से उसको ऐसा फील हो भी रहा था कि उसको फीवर टाइप का कुछ है। तो यहाँ पे उसने केमिस्ट की दुकान के पास में अपनी कार रोकी और उसको जाकर के कहा कि भाई मेरे साथ में ये सब कुछ इशू चल रहा है। तो उसने कहा ठीक है सर आपको मैं दवाई दे देता हूँ, और उसने दवाई वगैरह दे दी। अब हरमन ने जब वो दवाई ली तो उसको यहाँ पर नींद आने लगी और उसने सोचा कि वो थोड़ी देर अपनी कार में ही आराम कर लेगा। जब वो कार पे आराम कर रहा था तो उसको यहाँ पे दिखा कि बाहर जो है एक सुनसान एरिया में एक यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, टूटी फूटी सी चारपाई। अब उसने सोचा कि कार में घुट घुट करके सोने से अच्छा यही है कि उस चारपाई पे जाकर के थोड़ी देर में बैठ जाऊं। वो उस चारपाई पे बैठ गया और बैठ करके बस यही सोच रहा था कि किस तरीके से मैं कल ड्यूटी पर जा भी पाऊंगा या नहीं, अभी तो असाइनमेंट भी पूरे नहीं हुए, यही सब वो सोच रहा था। और वो उस चारपाई पर लेट गया। अब जब वो लेटा तो यकीन मानो उस चारपाई के आसपास या आगे पीछे कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन हरमन को यहाँ पे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने सोचा चलो यहाँ पे क्या पता किसी और की वो चारपाई हो। वो उठा और उठ करके जाने लगा। जाकर के वो अपनी कार में बैठा और उसने कार यहाँ पे ड्राइव करी और कुछ भी यहाँ पे अजीबोगरीब नहीं हुआ। अब जब वो जा रहा था, जाते जाते उसको भूख लग गई और यहाँ पर उसकी जो मदर थी उन्होंने श्राद्ध का जो प्रसाद वगैरह होता है वो उसके लिए पैक किया था, तो वो लेकर के वो अपने साथ में आ रहा था। अब उसके जब भूख लगी तो उसने सोचा गाड़ी में बैठ के खाने से अच्छा यही है कि मैं बाहर चला जाऊं और बाहर जा करके बैठ के खा लूं। तो वो यहाँ पर बाहर बैठ गया और बाहर बैठ करके वो खाने लगा। अब आपने एक बात सुनी होगी कि जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं या कुछ भी चीज ऐसे सुनसान में खाते हैं तो एक टुकड़ा छोड़ करके बाहर हम लोग डाल देते हैं ताकि उसकी जो नजर वगैरह है या फिर कुछ ऐसे टोने टोटके जो वगैरह जो है ये हमारे ऊपर ना चढ़े। ये एक रिवाज है जो लोग करते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है ज्यादातर लोगों को नहीं पता, बट ऐसा कहा जाता है कि जो भूत प्रेत वगैरह अगर आपके पीछे पे कोई चिपटे हो, जैसे आपने सुना ही होगा कि भाई मीठा खाने से चिन्ह वगैरह पीछे लग जाते, तो कहा जाता है कि अगर आप कुछ चोट करके इधर साइड में डाल देंगे तो उससे वो जो आफत है वो दूर हो जाएगी। हरमन ने भी ठीक ऐसे ही किया और उसने यहाँ पर एक लड्डू का टुकड़ा उधर डाल दिया और बाकी वो खाने लगा। जब उसने उस खाने को खाया उसके बाद में उसने उस लड्डू की तरफ देखा तो यकीन मानो वहां पे वो लड्डू नहीं था और उसे अभी भी किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो जहां पे बैठा था ना उधर अब कोई चारपाई वगैरह नहीं थी, लेकिन वो एक पेड़ के किनारे यहाँ बैठा हुआ था। हरमन की एक बात बता देता हूँ, हरमन जो था वो एक नेचर फ्रीक था, उसको ना पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसीलिए
उसने अपनी गाड़ी को छोड़ करके उधर बैठ करके खाना खाना सही समझा, लेकिन उसको ये नहीं पता था ये जो चीज़ है, ये जो लगाव है पेड़ पौधों से, ये उसके लिए कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अब अगले दिन वो अपने ऑफिस में आया और ऑफिस का उसने काम वाम किया। आज उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ऑफिस से जब वो वापस घर पे आ रहा था तो उसे यहाँ पे एक लड़की दिखाई दी जिसके पैर में यहाँ पे चोट लगी थी। उसने उस लड़की की हेल्प करी और उससे पूछा भी कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और क्या है। तो उसने बताया कि मैं नई नई ही नोएडा में आई हूँ और मैं जो हूँ इस फलानी कंपनी में यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो वही कंपनी में जो था हरमन भी जॉब करता था। हरमन ने उसकी मदद वगैरह करी और उसने कहा कि आप बताइए आपके पैर में कहाँ चोट लगी है। तो वो लड़की जो थी वो अपने पैर को दिखा नहीं रही थी। उसने कहा मेरे पैर में ऊपर चोट लगी है। तो हरमन जैसे झुक करके पैर देखने लगा तो उसने पैरों को पीछे कर लिया जैसे वो कुछ छुपा रही है। हरमन को भी लगा बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उसने ज्यादा इस बात पे गौर किया नहीं। इसके बाद में हरमन ने उसको उसके घर पे ड्रॉप कर दिया और वो वापस अपने घर आ गया। जब वो घर पे आया तो वो उस लड़की की खूबसूरती के अंदर डूब चुका था। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी जो बोली थी, मतलब जो उसकी आवाज थी, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। हरमन को कह सकते हैं कि एक नजर में ही उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को उसके सामने जाहिर करना नहीं चाहता था। इसके बाद में 2-3 दिन तक उसकी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में लगातार वो उस लड़की से मिलता रहा और एक बातचीत जो थी ये कब प्यार में बदल गई, दोनों में से किसी को इसका अंदाजा नहीं हुआ। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। हरमन के ऊपर काफी सारे लोन्स वगैरह भी थे। अब कह सकते हैं कि उसकी किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि जितनी भी दिक्कतें उसके घर परिवार में चल रही थी वो सारी दूर होती चली गई। हरमन ने उस लड़की को प्रपोज किया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऑन द अदर हैंड उस लड़की ने भी यही बात कही कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हरमन ने उससे पूछा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे ऑर्फन हूँ, मेरे घर वाले जो है मर चुके हैं और मेरा कोई नहीं है, अब तुम ही हो जो भी हो मेरे, और मैं तुम ही से अब यहाँ पे शादी करूँगी। हरमन के पेरेंट्स को भी कोई एतराज नहीं था। लड़की जो थी वो बहुत अच्छी थी। शादी से कुछ यहाँ पर 6 महीने पहले जब उन लोगों की यहाँ पे सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी, उस दिन हरमन ने उस लड़की के बारे में एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी। उसने ये देखा कि वो लड़की हमेशा अपने बालों को बांध करके रखती थी, कभी भी अपने बालों को खुलना नहीं छोड़ती थी। आज जब सगाई हो रही थी, सारे गेस्ट जब घर में थे, वो लड़की अचानक गायब हो गई। रात के वक्त में वो गायब हो गई और कमाल की बात यह है वो दिन में भी ज्यादा दिखती नहीं थी, ऑफिस वगैरह में दिखती थी, लेकिन वैसे वो ज्यादातर दिखती नहीं थी। हरमन ने उसको काफी ढूंढा लेकिन वो लड़की नहीं मिली। उसने सोचा गई होगी कहीं वॉशरूम वगैरह में। उसने थोड़ी देर और इंतजार किया, वो लड़की वहां पे नहीं मिली। उस रात सबसे ज्यादा अजीब बात क्या थी कि हरमन की जब सगाई हो रही थी तो उसके आसपास गली के जितने भी कुत्ते थे वो बहुत बुरी तरह से भौंक रहे थे। क्योंकि कमाल की बात इधर यह है कि पहली बार ही जो इधर वो लड़की थी वो हरमन के घर पे आई थी। उससे पहले जब तक भी उन लोगों की मीटिंग हुई है या तो कैफे में हुई थी या फिर ऑफिस में हुई थी, और घर वाले भी जब मिलने गए थे तो वो भी बाहर ही गए थे। और उन्होंने एक चीज हमेशा नोटिस करी थी कि जब भी वो लड़की आती थी तो यहाँ पे जो कुत्ते बिल्ली हुआ करते थे वो डर जाया करते थे या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। अब आज जो ये चीज थी ना, इसने कहीं ना कहीं हरमन के मन में एक शक पैदा किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब भी वो लड़की इधर होती है, उस लड़की का मैं नाम बता देता हूँ, उस लड़की का नाम था यहाँ पे सुरीली, कि जब भी मैं सुरीली के साथ में होता हूँ तो ये कुत्ते बिल्ली इतने अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं। ऐसा क्या है आखिर कि सुरीली के आते ही सब कुछ यहाँ पे बहुत एबनॉर्मल हो जाता है। उसने एक चीज और भी नोटिस करी थी कि जब भी सुरीली उसके साथ में होती थी तो उसके आसपास बहुत अच्छी खुशबू आ जाया करती थी। पहले तो उसको लगता था कि ये शायद उसके डीओ की खुशबू है जो वो आ रही है, लेकिन वो खुशबू किसी डीओ की नहीं थी और कई लोग सुरीली की इस खुशबू की बहुत तारीफ किया भी करते थे। आज वो इसी चीज को लेकर के सोचे जा रहा था और वो अपनी छत पर गया और छत पर यही देख रहा था कि आखिर सुरीली कहाँ गई, और सुरीली जब आएगी तो मैं उससे कुछ पूछूंगा कि तुम्हारा घर परिवार पहले कहाँ था और तुम कहाँ से आई हो, ये सब कुछ वो पूछना चाहता था। उसने यहाँ पे सुरीली को सिर्फ याद किया, आंख बंद करके उसने सुरीली को याद किया और सुरीली अचानक से उसके सामने आ गई। उसने कहा तुम यहाँ पर कैसे आई? मतलब मैंने ना तो तुम्हारी आहट सुनी, गेट मैंने बंद कर रखा था और तुम अचानक से कैसे आई?
सुरीली ने कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्ही ने शायद ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, नहीं सुरीली, मुझे एक बात बताओ, तुम अपने बालों को बांध कर क्यों रखती हो? और जब भी तुम मेरे पास में होती हो तो वो जानवर, ये कुत्ते बिल्ली इतने अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं? सुरीली ने आज कुछ भी नहीं छुपाया। वो लगातार हरमन की आंखों में देख रही थी और आंखों में देखते देखते ही उसने अपने जूड़े को खोला और खोल करके जब हरमन ने उसके बाल देखे, वो देख करके हैरान हो गया। उसके बाल इतने लंबे थे कि वो जमीन को टच कर रहे थे और इतने घने कि उस लड़की की जो टांगे थी वो उन बालों से पूरी तरह कवर हो गई थी। अगर उसके बालों को ही सिर्फ इधर नापा जाए, उसके बालों का वजन किया जाए, तो लगभग वो सुरीली के शरीर के बराबर निकले। इतने सारे बाल और इतने सिल्की और इतने घने बाल थे वो, कि उसको देख करके हरमन के होश फाकता हुआ, उसे समझ नहीं आया वो किस तरीके से रिएक्ट करे। उसके मन में दो फीलिंग चल रही थी यहाँ पे। एक तो वो उन बालों को देखकर खुश था, इसी के साथ साथ वो इधर थोड़ा डरा हुआ भी था। सुरीली ने कहा, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या ख्याल है। तुम यही सोच रहे हो ना कि अचानक से ये लड़की मेरे सामने कैसे आ गई और ये सब कुछ क्या हुआ। सुरीली ने यहाँ पर अपनी सच्चाई हरमन के सामने बयां कर दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें उसी वक्त अपना बना लिया था जब तुम उस चारपाई पे बैठे थे। सुरीली ने इधर आगे ये बताया कि वो इधर उस पेड़ से बंधी हुई थी और हरमन जो था उसने उसको उस पेड़ से आजाद कराया। अब हरमन ने तो उस पेड़ से उसको आजाद करवाया नहीं था, लेकिन उसको एक बात याद थी कि जब वो उधर खड़ा हुआ था, बेसिकली चारपाई पे बैठ के उसने खाना नहीं खाया था, चारपाई से आगे जाकर के उसने खाना खाया था, लेकिन उसको एक चीज याद थी कि चारपाई पे बैठ करके उसने खाने को खोला जरूर था और खाने को खोल करके उसने यहाँ पर कुछ खाने को पीछे उल्टा फेंका था। लड्डू जब उसने फेंका था वो तो उसने एक कोने में डाला था, लेकिन उसने कुछ खाने को पीछे डाला था। अब ज्यादातर रिचुअल्स के अंदर जब कोई लोग मर जाते हैं या किसी के ऊपर से नजर उतारी जाती है तो इस तरीके से सामान को उल्टा फेंका जाता है। और कई जगहों पर यह बात भी कही जाती है कि अगर कोई जगह हॉन्टेड हो तो ये जो रिचुअल है जिसको आप उल्टा करके ऐसे डाल रहे हैं, ये रिचुअल उल्टा पड़ जाता है। जैसे उस पेड़ पर वो चुड़ैल यहाँ पे बंधी हुई थी और हरमन ने जैसे ही खाने को उल्टा डाला वो यहाँ पे आजाद हो गई और वो इधर हरमन से बंध गई और इसी के साथ साथ वो हरमन को अपना दिल भी दे बैठी। उसने सारी सच्चाई हरमन के सामने बयां कर दी और उसने साथ ही साथ ये कहा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं जैसे तुम्हारे साथ अब तक रहती आई हूं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। मेरी सच्चाई सिर्फ तुम्हें मालूम है, किसी को नहीं मालूम होगी। इसी के साथ साथ पहली बार आज हरमन की नजरें उसके पैरों की तरफ गई तो उस लड़की ने अपने घाघरे को थोड़ा सा उठाया और उठा करके अपने पैर दिखाए जो यहाँ पे मुड़े हुए थे और इसी के साथ साथ जो उसके नाखून थे उनके बीच में दरार आ चुकी थी और उसके पैरों को देख करके ऐसा लग रहा था कि इसके पैर जो है ये किसी और के हैं, इसका शरीर किसी और का। वो पैर लगभग सड़े हुए थे, बिल्कुल काले और गले हुए पैर थे। वो पैर वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गए और इसके बाद में जब हरमन ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे जली हुई थी, यानी कि वो औरत यहाँ पर जल करके मरी थी और अपनी सच्चाई उसने यहाँ पे बयां करी थी। जो अब तक उसके सर पे बाल थे वो भी बचे नहीं थे, क्योंकि जब कोई इंसान जलेगा तो कुछ भी उसके अंदर बचेगा नहीं। लेकिन ये जो चीज थी ये सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड की थी। 5 सेकंड बाद वो वापस से वही सुरीली बन गई जो यहाँ पर हरमन से पहले दिन मिली थी। उसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, अपने सारे सुख तुम्हें दूंगी। मैं ये भी जानती हूं कि जीते जी हम लोग यहाँ पर संभोग नहीं कर सकते, इंटरकोर्स नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। मैं वो भी नहीं चाहती, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। कितनी अजीब बात है। आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि जो चुड़ैल है वो फिदा हो गई और उसने उस इंसान को मार डाला और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि शर्मन जीता जागता इंसान है, मैं इसके साथ जैसे रहना चाहूँ रहूं, लेकिन ये मुझे छोड़े ना, बस वो इतना चाहती थी। हरमन ने उसे कहा, ये शादी नहीं हो सकती, मैं किसी चुड़ैल से शादी नहीं कर सकता, मैं एक नॉर्मल आदमी हूं और नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। इतना सुनते ही वो बुरी तरह से हंसने लगी। उसने कहा, हरमन तुम कुछ भी कर लो,
कुछ भी, जिस पंडित पे जाना है, जिस मजार पे मत्था टेकना है, जहां जाना है जाओ, तुम मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरी ताकत है उस ताकत को हराना इस दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं है। हरमन नीचे गया और नीचे जाकर के जब उसने देखा तो सारे गेस्ट जा चुके थे। उसने अपने पेरेंट्स को यह बात बताई, पेरेंट्स विश्वास करने को तैयार नहीं। उसने यहां पर सुरीली को कहा, अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे माँ बाप के सामने अपना पर्दाफाश करना होगा। सुरीली ने एक सेकंड नहीं लगाया और उसने अपना असली रूप दिखा दिया। घर वाले जो इस वक्त पर हरमन की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, यकीन मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरमन ने पूरी बात शुरुआत से अंत तक बता दी कि किस तरीके से ये मेरे पीछे पड़ी थी। जैसे ही मैंने उस खाने को उल्टा डाला था, जो उसकी मम्मी ने बचपन से उसको सिखाया था, वही पड़ाव जो था वो उनके ऊपर कैसे उल्टा पड़ गया। हरमन की माँ ये बात समझ चुकी थी कि अगर डायरेक्टली सुरीली को यहाँ पे भगाने की कोशिश की गई तो ये पूरे परिवार का खात्मा कर देगी। उन्होंने अगले दिन अपने हस्बैंड को ये बात बोली कि मैं यहाँ पे एक तांत्रिक को जानती हूँ और मैं उसके पास में जा रही हूँ। बस एक बात याद रखना कि सुरीली को इसकी भनक ना लगे। अब कमाल की बात आप ये देखिए कि उस घर में पूजा पाठ होती थी। वो चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि कि जिस पीपल के पेड़ से वो बंधी हुई थी और जिस पीपल के पेड़ के पास में बैठ के हरमन ने उल्टा खाना फेंका था, उसके आसपास हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की मूर्तियां पड़ी हुई थी। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर लोग पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं और ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ के अंदर श्री कृष्ण का वास होता है। तो वहां पर मूर्तियां भी पड़ी हुई थी। अब वो चुड़ैल यहाँ पे कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी इसका अंदाजा अभी तक उन्हें नहीं था। हरमन की माँ जैसे ही यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उनका पैर यहाँ पे फिसला और वो यहाँ पर लुढ़कती चली गई और इतनी ज्यादा उनको चोट लगी कि ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। जैसे उनकी डेथ हुई, घर में यहाँ पर सुरीली के हंसने की आवाज आई। सुरीली को जैसे मालूम था कि यहाँ पे अगला कदम क्या होने वाला है। हरमन की माँ ने चिल्ला करके ये बात नहीं बोली थी कि मैं यहाँ पे तांत्रिक पे जा रही हूँ। उन्होंने अपने हस्बैंड के कान में ये बात बोली थी और हरमन को इस बात का अंदाजा तक भी नहीं था और ना ही हरमन की बहन को, किसी को इसके बारे में नहीं पता था एक्सेप्ट हरमन के फादर को। लेकिन तब भी सुरीली की ताकत आप इतनी ज्यादा समझिए कि उसने इस बात को सुन लिया और उसने यहाँ पे हरमन की माँ की जान ले ली और उसने ये बात हरमन को कही, जो तुम्हारे और मेरे बीच में आएगा उसकी मौत पक्की है। मैं मारना नहीं चाहती थी इसे, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, ये जानबूझ करके तुझे मुझसे अलग करना चाहती थी। अगली बार अगर किसी ने भी ऐसी जुर्रत करी तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत। ये बात सुरीली ने सारे घर वालों के सामने बोल दी और ये कहा कि हम तय मुहूर्त के हिसाब से ही शादी करेंगे। हरमन के जो फादर थे वो इधर चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने किसी को भी अपने सीक्रेट प्लान के बारे में नहीं बताया। वो यहाँ पे एक मंदिर पे गए और उस मंदिर में एक पुजारी को जाकर के ये सारी बात बताई। पुजारी ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पे आता हूँ और मैं देखता हूँ आखिर वो चुड़ैल है कौन। अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि हरमन के दोस्त वगैरह आए या रिलेटिव वगैरह हैं तो उनको वो सुरीली परेशान कर रही हो, नहीं, उनके सामने वो बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन घर के सारे मेंबर्स उसकी सच्चाई जानते थे। एक बार को सोच करके देखिए कि घर में एक चुड़ैल मौजूद है जिसकी सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं और बाहर वालों के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की। वो पंडित जब घर पर आ रहा था उसका भी इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि वो भी इधर ऑन स्पॉट मर गया। घर पे जब इधर हरमन के फादर आए तो आज उन्होंने यहाँ पे सुरीली का एक अलग ही भयानक रूप देखा। उन्होंने देखा कि उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल है। लाल इन द सेंस ऐसे नहीं कि जैसे आप हॉरर फिल्मों में देखते हैं। लाल का मतलब उसकी जो इधर व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसमें लगभग यहाँ पर समझ लीजिए कि खून जमा हो चुका था और वो खून के जो आंसू थे वो उसके चेहरे से टपक रहे थे। उसने हरमन के फादर को ये बात बोली कि मैंने तेरी जान को बख्श दिया, अगली बार किसी के भी सामने जाकर के इस बात को मत बोलियो। तुम्हारे एक एक कदम के बारे में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ मैं जान। मेरी ताकत को आजमाओ मत। अगर मैं यहाँ पर हरमन से प्यार नहीं करती
तो तेरा भी हश्र वही होता जो तेरी बीवी का हुआ है। बस सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी चेतावनी है पूरे परिवार को। अब तक हरमन भी घर पे आ चुका था अपने ऑफिस से, उसने पूरी बात यहाँ पे सुन ली और उसने ये भी सुना कि क्या क्या उसके फादर के साथ हुआ। हरमन अब यहाँ पर घुटने टेक चुका था, उसने साफ कह दिया ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा, बस मेरे परिवार को बख्श दो। सुरीली ने कहा ठीक है, वो तो अगर तुम चाहते तब भी शादी होती, नहीं चाहते तो भी होती, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूंगी। हरमन और सुरीली की सचमुच शादी हो गई। कितनी कमाल की बात है। अक्सर आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी तो उसमें यहाँ पे क्लाइमैक्स पे आके स्टोरीज खत्म होती है कि भाई शादी से पहले उस चुड़ैल को यहाँ पे मुक्ति दिला दी गई, लेकिन नहीं, उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों यहाँ पर बंध गए हमेशा हमेशा के लिए। ये हिंदू रीति रिवाजों से शादी हुई, मंत्र वगैरह सारे पढ़े गए थे, तब भी सुरीली को उन मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था और चाह करके भी हरमन के फादर और उसकी बहन किसी को सच्चाई बता नहीं सकते। जैसे ही शादी हो गई, हरमन के फादर ने यहाँ पे साफ कह दिया, बेटा मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू एक चुड़ैल के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है, मैं जीते जी कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी को लेकर के इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हरमन गिड़गिड़ाता रह गया, रोता रह गया, उसने कहा पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा, पापा मत जाओ। वो नहीं माने और उधर जो सुरीली थी उसको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो चाहती थी कि ये लोग हरमन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। एक तरीके से रोड़ा ही थे, हट गए तो उसके लिए सही हुआ। यहां पर वो चले गए और 1.5 साल तक उन्होंने हरमन की कोई खबर नहीं ली। 1.5 साल तक सुरीली उसके साथ रही, उसकी बीवी बनी। उनके बीच में कभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा, सब कुछ उनके बीच में ठीक रहा, किसी को सुरीली की सच्चाई पता चली ही नहीं। 1.5 साल के बाद में हरमन के फादर यहाँ पे राजस्थान गए और वो किसी पंडित को बुलाने के लिए नहीं गए। उनका बेसिकली रूटीन रहता था कि हर साल वो राजस्थान जाया ही करते थे, लेकिन इस बार इतना कुछ घर में हो गया था कि वो जा नहीं पाए, तो इस बार वो 1.5 साल के बाद में गए। 1.5 साल बाद जब वो गए तो वहां पर उन्हें एक जवान लड़का दिखाई दिया जो महज 26-27 साल का होगा, था वो पंडित ही। उसने जैसे ही हरमन के फादर को देखा, उसने देखते ही उनकी छाती पर हाथ रख दिया और कहा चुप। बस इतना उसने कहा और उस लड़की को भी, उनकी बेटी को भी चुप, ये उसने बोला और कहा आओ मेरे साथ। उन्हें बहुत अजीब लगा कि आखिर ये है कौन और ये क्या बात बोल रहा है, हमने तो उसको बुलाया नहीं। वो उसके साथ में उसके घर पे गए। उसका घर बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा नहीं कि कुटिया बांध रखी हो या फिर पंडित है तो न जाने क्या क्या उसने रिचुअल यहाँ पे करे होंगे, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लड़का था। उम्र ही 26-27 साल थी उसकी। उसने यहाँ पे एक पेपर लिया और उस पेपर पे उसने उल्टा लिखना शुरू किया, यानी कि जैसे आपको मालूम होगा हिंदी में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उसने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू किया और उसने ये बात लिखी कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर में क्या आफत चल रही है, तुम्हारे लड़की की शादी एक चुड़ैल से हो रखी है, मैं सब जानता हूं। उसने सारी बात यहाँ पे बता दी और उसने ये भी कहा कि तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुम कुछ बोलने की जुर्रत करोगे तो वो यहाँ पे तुम्हें सुन लेगी। मैं जो भी लिख रहा हूं इसको सिर्फ पढ़ो। वो लोग उसको पढ़ने लग गए। अब वो सब कुछ उल्टे में लिखा हुआ था, तो इधर हरमन के फादर को समझ नहीं आया आखिर इसने सीधी सादी हिंदी लैंग्वेज को उल्टा क्यों लिखा हुआ है। तो यहां पर उस पंडित ने ये भी बात लिखी कि जो चुड़ैलें होती हैं वो उल्टी हैंडराइटिंग को पढ़ नहीं सकती। जैसे आपने स्त्री मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी क्या लिखा था, ओ स्त्री कलाना, तो ओ स्त्री कलाना सीधा लिखा था। इधर वो आदमी ये बात बोल रहा था अगर हम किसी भी चीज को उल्टा लिखेंगे वो उसको पढ़ नहीं पाएगी। इसीलिए उसने ये बात बोली कि अगर हरमन को किसी तरीके से बचाना है तो उस चुड़ैल को पीपल के पेड़ से बांधना होगा और उस पीपल के पेड़ को जलाना होगा। ये बात तो ठीक है कि पीपल के पेड़ से उसको बांधना होगा, लेकिन उसको पीपल के पेड़ तक लाएगा कौन और उसको बांधने की जरूरत किसकी। तो यहां पर सिर्फ ये काम हरमन कर सकता था, क्योंकि हरमन उसका हस्बैंड था। 1.5 साल के बाद में उसके फादर हरमन के घर पे गए और उन्होंने यहाँ पे पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ था। तो हरमन बहुत खुश हुआ, साथ में सुरीली भी बाहर आई और सुरीली ने उसको देखा तो वो थोड़ी दुखी हुई कि ये इंसान यहाँ पे क्यों आ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो हरमन के फादर थे। लेकिन वो चाहती तो थी नहीं किसी को भी कि कोई भी हरमन के पास है,
उन्होंने कहा, बेटा ये ना खाली कॉपी है, और ये जो कॉपी है ना, ये मुझे किसी मेरे रिलेटिव ने दी थी, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं तुम लोगों की अब जो रिलेशनशिप है उसको मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे कोई अब गिला शिकवा नहीं है, बस ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसको रख लो। हरमन ने उस कॉपी को खोल के देखा तो उस कॉपी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। उसने अपनी फादर की तरफ क्वेश्चनेबल नजरों से ऐसे देखा, क्योंकि क्वेश्चन तो जागेंगे ही मन के अंदर कि आखिर ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये इसको खाली कैसे बोल रहे हैं। लेकिन पहली ही लाइन ये लिखी थी, कुछ मत बोलना, और ये चीज उल्टी लिखी हुई थी, कुछ सवालों जवाब मत करना, ये पहली लाइन लिखी थी। हरमन ने आगे पढ़ना शुरू किया तो सारी तरकीब यहाँ पे लिखी थी कि पूर्णिमा की रात को यहाँ पर इस लड़की को नीम के पेड़ से बांधना है, और तुम्हें ये कहना है कि नीम के पेड़ के आसपास अगर हम 7 फेरे लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिश्ता है वो पूरा कायम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर इस चीज को पढ़ा था। हरमन इसके अलावा कोई और भी बहाना बना सकता था जो भी उसके मन में आए, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि किसी भी तरीके से उस औरत को नीम के पेड़ तक लाना है। हरमन ने सारी चीज पढ़ी। यहाँ पर जो सुरीली थी उसने अपने फादर इन लॉ की तरफ देखा और उसने कहा, क्या लिखा है इसके अंदर? उसने कहा, बेटा कुछ भी तो नहीं लिखा, तुम्हें क्या लग रहा है कुछ लिखा? उसने कहा, नहीं कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर ये इतनी गौर से इसको क्यों देख रहे हैं? अगर इसमें कुछ लिखा नहीं है तो खाली पेपरों को कोई क्यों देखेगा? तो हरमन ने बस ये बोला अपने मन से जवाब बना करके कि कुछ नहीं, वो मेरे को ना बेसिकली खाली पन्ने काफी पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको देख रहा था। और लिली ने ज्यादा इस बात पे गौर नहीं किया। आज रात को हरमन ने उसे कहा, मैंने एक जगह पर एक पुराण में इस चीज को पढ़ा था कि अगर किसी जीते जागते आदमी की शादी किसी चुड़ैल से हो जाए तो वो शादी शादी नहीं होती जब तक वो उस चुड़ैल से यहाँ पर नीम के पेड़ के साथ में 7 फेरे ना ले ले। तो अगर तुम मेरी हमेशा हमेशा के लिए होना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में नीम के पेड़ के आसपास 7 फेरे लेने होंगे, और ये होगा पूर्णिमा की रात। इस बात को सुनते ही सुरीली ने कहा, पूर्णिमा की रात क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे, मैं बन जाऊंगी? उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि पूर्णिमा की रात को जो इधर चुड़ैलों की शक्तियां होती हैं वो सबसे कम होती हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, यकीन मानो मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका, क्या मैंने कभी भी तुम्हें दुखी किया? क्या तुमने कभी भी मेरे से कोई शिकायत करी कि मैंने तुम्हारे मन को ना समझा हो, ऐसा कुछ? उसने कहा, नहीं। तो क्या दिक्कत है अगर हम पूर्णिमा की रात को शादी कर लें? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम तो सबका मन पढ़ ही सकती हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, तो कोई तुमसे क्या ही कुछ छुपा लेगा। उसने कहा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हरमन की बातों में यहाँ पे आ गई है। उसने यहाँ पर 7 फेरे नीम के पेड़ के आसपास हरमन के साथ में लिए, और वो सीधे फेरे लेने वाली थी। हरमन ने कहा, नहीं नहीं, सीधे नहीं, उल्टे फेरे, उल्टे फेरे। क्योंकि वो पंडित जो था उसने ये बात बोली थी कि उल्टे फेरे लेने होंगे। अगर आप सीधे फेरे ले लेंगे और कल को अगर हरमन मर जाएगा तो इसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भले से हम चुड़ैल का यहाँ पे नाश कर दें, लेकिन हरमन तब भी इससे बंधा रहेगा। अगर इस शादी को उतरवाना है तो नीम के पेड़ के आसपास उल्टे 7 फेरे लेने होंगे हरमन को, तभी जाकर के उसका प्रकोप भी टूटेगा और उसके बाद में वो चुड़ैल यहाँ पे कैद भी होगी। उन्होंने यहाँ पर 7 फेरे लिए, और 7 फेरों के बाद में यकीन मानो वो जो चुड़ैल थी उसकी शक्तियां यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गई। इतने में वो पंडित आया, उसने यहाँ पे कलावा लिया, सिर्फ एक पतला सा कलावा लिया उसने, और उस कलावे से ही उस चुड़ैल को उसने उस नीम के पेड़ के आजू बाजू बांध दिया। एक कलावे की क्या औकात होती है, आप तक भी उसको एक हाथ से ऐसे तोड़ देते, लेकिन उस कलावे की शक्ति समझ लीजिए, या फिर वो रिचुअल जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो चुड़ैल वहां से छूट करके भाग नहीं पाई। इसके बाद में पंडित ने एक ऐसी बात बोली जिसको सुन करके हरमन के होश उड़ गए। उसने कहा, अगर तुम्हें इस आत्मा से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें इसे इसी वक्त जिंदा जलाना होगा, और उसी के साथ साथ ये जो है ये इस नीम के पेड़ में कैद हो जाएगी, और ये नीम का पेड़ जो है ये भी खत्म हो जाएगा। हरमन के लिए ये चीज जो थी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। वो कभी भी किसी को मार नहीं सकता था, भले से जो औरत उसके साथ रह रही थी वो चुड़ैल ही सही, लेकिन उसके साथ उसने 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बिताया था। उसने कभी भी उसको दुखी नहीं किया था, उसने कभी भी उसके परिवार का उसके बाद में कभी कोई बुरा नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी हरमन ऐसा नहीं कर सकता था।
घर वालों के समझाने के बाद और पंडित के लाख समझाने के बाद में, ये कहने के बाद में कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सिर्फ तुम इसका भला ही करोगे, क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे जलाओगे नहीं तो ये इस पेड़ से बंध जाएगी और कभी ना कभी ये इस पेड़ से छूट जाएगी, क्योंकि इसकी ताकत ही इतनी ज्यादा है, इसकी ताकत असीम है। अब उसका पास्ट क्या था इसके बारे में तो वो लोग आज भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां पर कैसे कैद हुई, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो वहां पे गिड़गिड़ाती रही, उसने कहा मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम मेरे प्यार को झूठा मत समझो। लेकिन हरमन जो था वो यहाँ पे बेबस था। जब हरमन ने उस पेड़ को आग लगाई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो चुड़ैल यहाँ पर जल करके मर गई और उसी वक्त पर वो पेड़ जो था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद में पंडित ने बताया कि कुछ चुड़ैलें जो होती हैं वो इतनी शक्तिशाली इसी कारण हो जाती हैं अगर उनको यहाँ पर जीते जी बहुत प्रताड़ना दी जाए। ऐसा मुमकिन है कि वो जो औरत थी उसके जीते जी यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो। अब इस्तेमाल आप समझ ही सकते हैं, या फिर उसको मरते हुए किसी ने बहुत प्रताड़ना दी हो और उसको इस तरीके से बांध दिया गया हो कि वो वहां से कभी छूट ना पाई हो। तो इस किस्म की जो चुड़ैलें होती हैं इनकी जो शक्ति होती है ये असीम होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। और इसी के साथ साथ जिस पीपल के पेड़ से वो बंधी थी उस पीपल के पेड़ के आसपास भी यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती थी। तो वो इन सब चीजों से भी वाकिफ थी, इसीलिए उसका इन सब चीजों पे असर नहीं होता था। उसको सिर्फ और सिर्फ बांधने का एक तरीका था कि उसको यहाँ पे पीपल के पेड़ से बांध दिया जाए। जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया। और उसके बाद में पंडित ने यहाँ पे बहुत से मंत्र भी पढ़े थे, और वो मंत्र जो थे उन मंत्रों के बारे में हरमन के घर वालों ने कभी भी किसी भी किताब में नहीं पढ़ा था और किसी ने भी उन मंत्रों का जिक्र नहीं किया था। उस पंडित ने भी आज तक ये बात नहीं बताई कि वो मंत्र कौन से थे, लेकिन वो मंत्र जो थे वो उसने कहे कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए थे। और ये मंत्र जो है ये जागृत है। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्टोरीज में बताया हुआ है कि मंत्र बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हर एक मंत्र जागृत नहीं होता एक्सेप्ट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो होता है उसमें कहा जाता है कि एक ऐसी पावर होती है, वो एक यूनिवर्सल कुछ ऐसा मंत्र होता है जिसका अगर आप डेली जाप करेंगे, कुछ यहाँ पर 101 बार कहा जाता है, अगर डेली जाप करेंगे 1 साल तक तो आपको एक अलग किस्म की वाइब 1 साल के बाद फील होगी। ऑल्दो मैंने कभी ऐसा पर्सनली नहीं किया, बट मैंने मैक्सिमम लोगों से इस बारे में सुना है। सिर्फ गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। बाकी चाहे कर्ण पिशाचनी हो, चाहे चुड़ैल साधना हो, चाहे कोई और मंत्र हो, इसके लिए कहा जाता है कि आपको एक गुरु की जरूरत होती है। और जो भी मंत्र वो लड़का पढ़ रहा था वो मंत्र आम नहीं थे। इसी के चलते वो चुड़ैल जो थी उसकी फाइनली मुक्ति हो गई। हरमन के लिए ये चीज जो थी ये इतनी आसान भी नहीं थी भुला देना। ऑल्दो उसकी माँ को उसने मारा था, ऑल्दो एक पंडित को भी उसने पहले मार दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड उसका जुड़ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक ऐसा मरहम होता है जो अच्छे से अच्छे जख्म को भी भर दे। आज उन बातों को 5 साल हो चुके। हरमन की दोबारा भी शादी हुई और इसी के साथ साथ आज उनकी एक बेबी गर्ल भी है और वो बहुत अपनी जिंदगी में खुश भी है। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूँ जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए